राम राम जी सबको। इतनी गर्मी में फसल का टाइम भी शुरू हो गया है, ऐसे समय में और इतनी देर से आप लोग बैठे हो क्योंकि 10 बजे का समय था। तो ये आज इस शानदार और जानदार रैली के आयोजन पे जिनको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से मैं बधाई देता हूँ। आज शहीद आज़म भगत सिंह जी, शहीद आज़म राजगुरु जी, शहीद आज़म सुखदेव जी, उनको श्रद्धांजलि देते हैं हम सब मिलके, क्योंकि आज के दिन उन तीनों को अंग्रेज़ों ने फांसी तोड़ी थी। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली वो पीढ़ी थी। और ये वो इलाका है जिस इलाके ने 1857 की लड़ाई, ये वो इलाका है जिस इलाके में हमारे देश के गौरव राव तुलाराम जी की तलवार जिस इलाके में चमकी थी, ये वो इलाका है। देशभक्त इलाका है। तब से लेकर आज तक देश की सरहद पे अगर पहुंच जाओ तो देशभक्ति की कोई पहचान, किसी इलाके की पहचान दिखाई देगी तो वो दक्षिणी हरियाणा के इस इलाके की पहचान दिखाई देगी, ये वो इलाका। तो आज ऐसे दिन हम अपने तीनों शहीदों को भी नमन करते हैं और यही विदेश भक्ति के संस्कार हम आने वाली समय अपनी अगली पीढ़ी को सौंप के जाएं। जो रोहतक लोकसभा सीट है, ये आप जानते हो एक हॉट सीट है। ये हॉट सीट है, इस पे सबकी नज़र है, सही सबकी नज़र रहती है कि ना, इस पे सबकी नज़र है। और ये हॉट सीट इसलिए है, चुनाव के 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा में गिनती होगी, 4 जून की गिनती की तारीख है। और देखो कितनी जागरूकता है, मुझसे ज़्यादा आपकी जागरूकता है। तो 4 जून की गिनती की तारीख है, तो जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में दोबारा कोड लगना है। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब मैं आता हूं तो पूरी बीजेपी के निशाने पे मैं आ जाता हूं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यहां से जिस दिन कांग्रेस की जीत होगी, आपका आशीर्वाद होगा, यहां से मुझे आज मौका मिला, तो वो जीत केवल दिल्ली में सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, वो हरियाणा में सरकार बदलने की जीत होगी। ये यहाँ का फैसला है। हरियाणा में बदलाव जरूरी है, क्योंकि ये सरकार आपने देखी 10 साल खट्टर सरकार, बड़े आशाओं के साथ लोगों ने मौका दिया था। भाजपा ने अच्छे दिनों का नारा दिया था, आपने देश प्रदेश में उनको मौका दिया। ये सरकार बनी हरियाणा में 10 साल, ये जो खट्टर सरकार हरियाणा में रही, आज इनके काम का आकलन करने का समय आया है, तराजू पे तोल के फैसला करने का समय आया। इनने क्या किया? जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मापदंडों में देश में सबसे आगे के राज्यों में गिनती होती थी कि हरियाणा सबसे विकसित राज्यों में से एक है, जो विकास में नंबर 1 था हरियाणा, वो विकास दर में तो 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया। मगर देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। और 2014 के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी। और क्यों हुई वो बेरोजगारी? इसीलिए हुई 10 साल में ना तो निवेश हुआ, ना कोई नया औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई शिक्षा का नया कोई संस्थान हरियाणा में, ना कोई बड़ी परियोजना आई, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना कोई IMT औद्योगिक क्षेत्र, ना कोई नया विश्वविद्यालय 10 साल के अंदर। और सरकारी क्षेत्र की 2.5 लाख नौकरी समाप्त कर दी गई, जो बची वो या तो कच्चों में परिवर्तित कर दी गई कौशल निगम के माध्यम से, बाकी जो नौकरियां निकली वो तो पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गई। फिर भी कुछ लिस्टें निकली। बड़ी नौकरियों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। ये सभी का देश है, हमें किसी प्रदेश के नौजवान कहीं लगे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी BDO की निकली, पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, पंचायतों में काम करना है। 7 बच्चे लगे, 7 में से 5 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के। हरियाणा की पंचायतों में काम करने के लिए दूर दराज प्रदेशों से दूसरी भाषा बोलने वाले हरियाणा में कैसे उपयुक्त हो सकते हैं? खट्टर साहब ही बताए। बड़ी नौकरियों में मौका मिला नहीं। अग्निपथ, उसके साथ साथ ऐसी योजना आ गई अग्निपथ, जय जवान जय किसान का नारा दिया था स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उस नारे की गूंज, जय जवान जय किसान की गूंज अगर देश के किसी कोने में एक सुनाई देती थी तो वो दक्षिणी हरियाणा हीरवाल के इस कोने में दे जय जवान जय किसान। हर गांव में, सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन कोसली हल्का और दक्षिणी हरियाणा मेरी कर्म भूमि है। इस बात का मुझे गौरव प्राप्त है। ये वो इलाका है, ये कोसली हल्का, ये वो इलाका है। हमारे परिवार ने 13 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, एक आध इलेक्शन को छोड़कर ये कोसली हल्का है। एक गांव ने पूरा आशीर्वाद दिया यहाँ से, वो कैसे भूल सकते हैं? हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ से आशीर्वाद लेके लोकसभा में पहुंची हैं। मैं समझता हूँ
कि भाई एक आध चुनाव देश के इतिहास में प्रजातंत्र है, एक आध चुनाव में, लेकिन हर चुनाव में यहाँ से आशीर्वाद मिला। यही कारण है कि ये जो इस हलके का और मेरा जो आपस का संबंध है वो कभी जो है मैं समझता हूँ आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता में होंगे विपक्ष में होंगे, लेकिन आखिरी साल तक कोसली हलके के अपने परिवार के लिए, आप सब के लिए भाई जो कुछ हो सकेगा अपनी जान छिड़कूंगा कोसली हलके के लिए, अपने कभी पीछे नहीं हटेंगे। बचपन होता है और एक जवानी होती है। मेरा बचपन भी यहाँ बीता है, मेरी जवानी भी यहाँ बीती है, मेरी एक कर्म भूमि है। मैं समझता हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है जहाँ उन्होंने गीता ज्ञान दिया था, कर्म सर्वोपरि और कर्म भूमि सर्वोपरि। तो ये मेरा हल्के के साथ ये रिश्ता है। मैंने संसद में खड़े होकर कहा कि अगर देश में एक इलाका है जिसकी एक पहचान है, हर घर में जहाँ फौजी है और हर गाँव में किसी न किसी ने शहादत दी है, उस इलाके का नाम देश में केवल और केवल दक्षिणी हरियाणा की ये धरती है और कोई दूसरा इलाका नहीं। तो ये वो इलाका है। और यहाँ हम मांग कर रहे थे अही रेजिमेंट की। मैं संसद में खड़े होकर मैंने अही रेजिमेंट की हम मांग करते थे, मगर अही रेजिमेंट देना दूर है, सरकार ने लागू कर दी अग्निपथ योजना। 2019 तक हर साल लगभग 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी और हरियाणा में सबसे ज़्यादा अपने इन 3-4 जिलों से होती थी। उस पक्की भर्ती को अग्निवीर की योजना आ गई जिसमें 924 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, कुल 924। मगर इन 924 में से भी आपको पता है 200-225 पक्के किए जाएंगे, 1/4 बाकी घर वापिस आ जाएंगे 4 साल के बाद। और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा, कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव है भाजपा के, उनका बयान आया जब हमने संसद में आवाज उठाई कि अग्निपथ योजना गलत है। बयान आया कि जो अग्निवीर बिना पेंशन के वापिस आ जाएंगे, हम देश में बीजेपी के आलीशान दफ्तर खोल रहे हैं, उन दफ्तरों के आगे चौकीदार लगाने के काम आएंगे। मैं समझता हूं ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, हर रोज आप देख रहे हैं कहीं अपराध की तरफ। हरियाणा की एक पहचान थी, एक नारा था, दूध दही का खाना, ऐसा था हरियाणा। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा। अपने हरियाणा में नशा भी आ गया है। नौजवान कहीं बेरोजगारी के, नशे के, अपराध के, डिप्रेशन के, कई जिलों में हरियाणा के पलायन कर रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा की हो गई। विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। और हर वर्ग का अपमान अगर किया तो इस खट्टर सरकार ने किया। हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं। जब पता चल गया हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है, ये इस बात का अंदाजा हो गया भाजपा को, तो चेहरे बदल दिए। ये वही हरियाणा है जिस हरियाणा में पिछली बार नारा दिया था बीजेपी ने, आपको याद होगा, 75 पार। मगर लोग इतने दुखी थे, 5 साल से ही दुखी हो गए थे। लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। 40 पे सुई रुक गई थी, 40 पे सुई रुक गई। और बीच में एक और आई पार्टी, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, याद होगा उनका क्या नारा था, बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार। यही बात बनी। और दूसरे चरण की आई ऐसी सरकार, दुष्यंत और खट्टर बन गए ऐसे पक्के यार। हरियाणा में हो गया फुल भ्रष्टाचार, जनता करे हाहाकार। आपस में महकमे बांटकर 5 साल तक दोनों डबल इंजन से दोनों ने खाई मोटी मलाई, और अब राम राम करके भाई, दोनों भाई करके राम राम। ये होगा। अब चेहरे बदल लिए, आपने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, आपने उप मुख्यमंत्री भी बदल दिए। अब चेहरे क्या बदलोगे? अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब तो लोग हरियाणा की सरकार ही बदलेंगे। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, इनने 10 साल निकाल दिए। मैं समझता हूं ना तो दक्षिण हरियाणा का सम्मान रखा, ना अहिरवाल का सम्मान रखा अपने कैबिनेट में, और ना पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भी किसी को एक को भी, अभी राज्य मंत्री का दर्जा भी पूरे ना रोहतक लोकसभा क्षेत्र से किसी को एक देने का इन्होंने काम किया। तो ये समय है, मौका है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पहले हरियाणा की बात करें कि भाई हरियाणा में ये सरकार बदलनी है और इस सरकार को बदलने में आपका पूरा साथ सहयोग रहेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके। सबसे बड़ी बात थी कि एक बड़ा मुद्दा था कि दक्षिण हरियाणा में सरकारें आई गई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, मगर एक भी विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय दक्षिण हरियाणा के अंदर किसी जिले के अंदर नहीं बना। अपनी सरकार में 3-3 यूनिवर्सिटी बनी। और कोसली क्षेत्र के अंदर, चाहे वो भगत फूल सिंह जो रीजनल सेंटर, जो हमारी
महिलाओं के लिए रीजनल सेंटर जो कृष्ण नगर लुलाहिर के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ ये रीजनल सेंटर तो एक आधारशिला है। इस बार मौका मिलेगा तो वहाँ भी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए विश्वविद्यालय बनवाने का वहाँ पे काम करेंगे, ताकि एक पूरा विश्वविद्यालय, जैसे मीरपुर में विश्वविद्यालय बनवाया था, जैसे महेंद्रगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी बनी, ऐसे ही नगर के लुलाहिर के अंदर भी हमारी लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बने। इसी तरीके से ये जैनाबाद के अंदर आपको याद होगा जब अपनी सरकार थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग आई और प्रदेश के अंदर केवल एक ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय अलग से जो सेपरेटली, अपनी गवर्नमेंट में 10 साल हमें जब मौका मिला कांग्रेस की, तो 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर केवल 2 स्थापित हुए। एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जैनाबाद के अंदर और दूसरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज झज्जर के अंदर। आने वाले समय में हम रहे ना रहे, मगर ये शिक्षा के जो संस्थान हैं इनके माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी को ताकि दिशा मिले। इसी तरीके से 5 उस समय नए सरकारी ITI बने, कोसली में 2 राजकीय महिला विश्वविद्यालय बने हमारी सरकार में, 2 नए सरकारी पॉलिटेक्निक बने, एक सैनिक स्कूल गोठड़ा टप्पा खोरी में हमारे साथ लगते क्षेत्र में, एक केंद्रीय विद्यालय, 95 स्कूल अपग्रेड हुए। अब जो अपने पूरे क्षेत्र में, कोसली क्षेत्र में, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद शर्मा जी से, आपकी 5 साल से आप सांसद हो, आप एक कोई कॉलेज, एक ITI, एक पॉलिटेक्निक और कोई एक स्कूल बता दो कोसली के अंदर जो आपने बनवाने का काम, एक आप बता दो। अरविंद शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी जब सरकार थी तो कोसली में 50 बेड का जनरल अस्पताल बना, एक अस्पताल नाहड़ में CHC, और जो है अपना गुड़ियानी में बउआ के अंदर हमने उस समय यहाँ पे सब तहसील डहीना के अंदर इसको मंजूरी दिला के हम गए थे, लेकिन उसके जो पैसे तक थे खट्टर सरकार ने उसके पैसे तक भी यहाँ पे जो अपना उसकी जो मंजूरी थी यहाँ पे वो मंजूर नहीं किए। कितना लंबा समय निकाल दिया। 100 बात की एक बात ये है कि भाई मौका मिलेगा तो कोसली के लिए जितना भाई आपका बेटा दीपेंद्र जितना कर देगा, मैं समझता हूँ कि वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। हरियाणा बदलाव होगा तो हरियाणा विकास की पटरी पे फिर जाएगा, और हमारे संकल्प हरियाणा सरकार में, जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ इस गठबंधन ने 5100 पे धोखा कर दिया, उन बड़े बुजुर्गों को 4 महीने के बाद देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को दिलाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प कांग्रेस, हमारा संकल्प है। हम जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महंगाई से राहत देते हुए 300 यूनिट बिजली का राहत देने का, और हमारी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिलवाने का काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 300 यूनिट बिजली में राहत देते हुए और 500 रुपये में सिलेंडर दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प है। कर्मचारियों को जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाई थी, लेकिन अभी आकर बीजेपी ने दोबारा से उनकी पेंशन समाप्त कर दी, तो भाई हरियाणा में मौका मिलेगा। इस बार कर्मचारियों को ना सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाएंगे, लेकिन पहली कैबिनेट और पहली विधानसभा में ऐसा कानून बना के जाएंगे कि कर्मचारियों की पेंशन आगे कोई छीन ना सके, चाहे कोई सरकार है ना। ये हरियाणा के अंदर ओल्ड पे। और भाई हमारा संकल्प है कि अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनन जो गारंटी है अपने किसानों को, वो कानूनन गारंटी, और हमारे SC भाइयों को, हमारे BCA के, हमारे जो SC BC और छत्तीस बिरादरी के BPL परिवार 100 गज के प्लॉट और मकान इंदिरा आवास योजना के माध्यम से उनको जो अपनी सारी जो हमारे समय स्कीम्स चल रही थी, ये हमारे सारे भाइयों के लिए 3.5 लाख का जो किस्त वाला इंदिरा आवास योजना को लागू करेंगे। हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प है देश में, और फैमिली ID, जो फैमिली ID कहीं फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID और ये जो पोर्टल, इनके सारे जो उसमें जो सारी इस तरह से जो झंझटों में लोगों को फंसाने का काम हुआ है, इस सारे झंझटों से लोगों को इसका समाधान कराने का हम काम करेंगे। देश के लोकतंत्र पे आज हमला ये सरकार कर रही है, देश के संविधान पे। संविधान को अभी एक बीजेपी MP स्टेटमेंट आई कर्नाटक से कि हमने 400 पार का नारा इसीलिए दिया है बीजेपी ने कि 400 पार, ताकि संविधान
हम बदल दें और संविधान तोड़ दें। मैं उनको कहना चाहता हूं, देश का संविधान है बाबा साहब का संविधान, जिसके आधार पे देश आगे चला है। संविधान को आप कुचलना चाहते हो, जब तक जो इस देश की जनता जागरूक है, संविधान को तो आप एक इंच भी आपको संविधान को हिलाने नहीं देंगे। आज हम इनको कहना चाहते हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने की बात आप कर रहे हो। देश के सभी, आज मैं देख रहा हूं, केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल विपक्ष में कोई भी है, कोई भी नेता पूरे देश में विपक्ष में, उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों के उन पर मुकदमे बनते हैं और उनको जेलों में डालने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन कोई बीजेपी ज्वाइन कर जाए, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का कौन सा स्वरूप है? कहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार, कहीं नारायण राणे, बड़े बड़े घोटालों के जो अपना जिनके नाम चल रहे थे। लेकिन आपकी जांच एजेंसियां जांच करानी हो तो आप उनकी वहां जांच कराओ। कोरोना काल में जहां एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग अपने जेब से भी खर्च रहे थे, उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया। क्यों आपने लिया चंदा? वैक्सीन की कंपनी को आपको चंदा देने की क्यों जरूरत हुई और आपने चंदा क्यों लिया? बीजेपी को अगर जांच करानी है तो ऐसे विषयों का जांच करानी चाहिए। तो भाई इनका अहंकार, इनका घमंड भी, बीजेपी का भी कुछ कम करना जरूरी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनका घमंड, इनका अहंकार थोड़ा कम करोगे कि नहीं करोगे? मैं आप सबसे पूछना है क्योंकि भाई ये जिस रास्ते पे चले हैं, इनका अहंकार, इनका घमंड कम से कम इतना कम हो कि भाई अगर ये कुछ ऐसी बात करें तो कम से कम कोई उनसे खड़े होकर कोई बात, उनकी लड़ाई लड़ सके। तो उसके लिए आपका साथ और आपका सहारा कोसली का चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से संकल्प मैं ले रहा हूं, आने वाले समय में जैसे मानेसर में IMT, बावल में IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई, अगर आपके आशीर्वाद से मौका मिलता है, इस बार शिक्षण संस्थाएं एक तरफ और औद्योगिक निवेश के लिए एक बड़ा औद्योगिक निवेश के अपना कोसली क्षेत्र के अंदर, उस तरफ हम लोग सारे मिलकर प्रयास करेंगे। मेरी कर्म भूमि है, बचपन से लेकर आज तक आपने देखा है, मेरी इंसानियत की कोई गवाही दे सकता है तो आप दे सकते हो। मेरी इंसानियत की गवाही आप दोगे कि नहीं दोगे, मेरे को ये बताओ भाई। मेरे राम आप हो।